सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, राइट। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन वेक्टर के ऊपर किए थे। तो आज अपन करने जा रहे हैं फोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन। तो मैंने अभी यहाँ पे फोर्सेस के 10 क्वेश्चन लिए हैं। तो अपन देखेंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो मैंने आपको क्लास में बताया है वही सेम चीज़ करना है, आराम से आप कर बैठोगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर आपने ढंग से पढ़ा है, अगर आपने रिवाइज़ किया है एवरीथिंग, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप 10 के 10 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। आपको एक बार कॉन्सेप्ट को फिर से देखना है, फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से समझना है, फिर आप लोग ये जितने भी 10 क्वेश्चन में लाए हूँ ये आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, a block of weight 100 Newton lying on a horizontal surface is pulled by a force F acting at an angle 30 degree with the horizontal. For what value of F will be the block begin to move if mu s is equals to 0.25। यानी ये जो सरफेस है ये रफ है। क्यों यहाँ पे रफ है, कैसे मेरे को पता चल गया कि ये सरफेस रफ है? क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया हुआ है 0.25, राइट। तो ऐसे हिंट यहाँ पे देखो कहीं नहीं लिखा था कि सरफेस इज रफ, है ना, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेरे को दिया हुआ है म्यू एस इज इक्वल टू 0.25। तो मेरे को पता चला कि ये सरफेस रफ है। तो देखो मैं एक बार यहाँ पे रफ डायग्राम इसका बना लेता हूँ, है ना। देखो आप एफ बी डी बनाना, मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। सो क्वेश्चन में, लेकिन जज मतलब क्वेश्चन में आपको बताया नहीं गया है कि ये सरफेस रफ है ना। मैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस को देख के बता सकता हूँ कि ये जो सरफेस है ये रफ है। तो देखो हमारा कुछ इस तरीके का ब्लॉक हुआ, है ना। हमारा जो ब्लॉक हुआ वो कुछ इस तरीके का हुआ, ठीक है। और इस ब्लॉक का मास हमें दिया हुआ है, हाँ, इस ब्लॉक का मास हमें 100 न्यूटन दिया हुआ है, राइट। यानी इसका आप ऐसे समझ सकते हो कि इस ब्लॉक का जो वेट है वो 100 न्यूटन है ना। वेट क्या होता है, फोर्स ही तो होता है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेट ऑफ द ब्लॉक इज 100 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ ये दिया हुआ है कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, म्यू एस की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 0.25, राइट। सो म्यू एस इज इक्वल्स टू 0.25, ठीक है। ये हमें इंफॉर्मेशन दिया। फर्दर क्या बोला है, फर्दर बोला है फोर्स एफ है जो कि हॉरिजॉन्टल से लग रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री। सो ये देखो फोर्स जो है वो हमारा कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है ना, जो कि कुछ ऐसा एंगल बना रहा है। ये जो एंगल है दिस इज 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, दिस इज 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, है ना। सो हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है इस फोर्स की वैल्यू। ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है एफ, इस फोर्स की हमसे वैल्यू पूछी गई है कि इस फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हमारा जो ये ब्लॉक है ये मूव करने लगेगा, राइट। सो देखो, मतलब देखो आप इस पर अगर फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक मूव करेगा। तो हमसे वही पूछ रहा है कि क्या फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये ब्लॉक जो है वो मूव करने लगेगा। तो देखो अगर हम लोग इसका एफ बी डी बनाते हैं, है ना, एफ बी डी अगर बनाते हैं, सो मैंने क्या बोला, एफ बी डी में आपको एक पॉइंट से बॉडी को एज्यूम कर लेना है ना। फिर इस बॉडी को देखो तो नीचे इसके क्या लग रहा होगा, एम जी। लेकिन यहाँ पे एम जी की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे के रखी गई है 100 न्यूटन। देखो ध्यान से, है ना, एम जी का वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे के मतलब दिया गया है, गिवन है 100 न्यूटन, राइट। ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो जो बेसिक है मैं वही बता रहा हूँ अभी, ये तो अपन क्लास में भी देखे। तो ऊपर क्या लगेगा, हमारा नॉर्मल रिएक्शन। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एफ के दो कंपोनेंट बनेंगे, है ना। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा हमारा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस 30, और एक हमारा एक वर्टिकल कंपोनेंट कुछ इस तरीके का बनेगा एफ साइन 30, है ना। तो ये देख सकते हो, एकदम मैं बेसिक बता रहा हूँ, ये तो लाइक क्लास में ही किए थे अपन ऐसा, एफ साइन 30, राइट। तो इस तरीके के हम लोगों ने फोर्स के दो कंपोनेंट बना लिए। अब इस बॉडी पे देखो, इस पार्टिकल पे, तो एफ कॉस 30 कुछ इस तरीके से लगेगा, राइट। और एफ साइन 30 ऊपर ऐसे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में एफ साइन 30, राइट। और एक फोर्स और लगेगा अगर ये ब्लॉक को आप मूव करवाओगे, है ना। फोर्स चूंकि राइट डायरेक्शन में लग रहा है तो ब्लॉक तो ऊपर उठ नहीं सकता फोर्स के कारण, राइट, है ना। ब्लॉक ऊपर कैसे उठ जाएगा, ग्रेविटी भी तो है।
तो ग्रेविटी के कारण ब्लॉक जो है वो ऊपर नहीं उठ सकता, तो ये फोर्स का ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, ठीक है। मेजरली जो फोर्स इसे ड्रैग करेगी, जो ड्रैगिंग फोर्स है, दैट इज एफ कॉस 30। ये जो ब्लॉक मूव करेगा, ये ब्लॉक मूव करेगा एफ कॉस 30 के कारण, है ना। तो एफ कॉस 30 के कारण अगर ये ब्लॉक राइट में मूव करेगा, तो चूंकि सरफेस रफ है, तो इसके एक लेफ्ट की ओर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी स्मॉल एफ, है ना। सो यहाँ पे एक लेफ्ट की ओर, अगर ये ब्लॉक राइट मूव करेगा तो लेफ्ट की ओर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी स्मॉल एफ, राइट। ये हो जाएगी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, है ना। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम में ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, तो सारे फोर्सेस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्सेस का इक्वेशन लिखूँ, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n प्लस एफ साइन 30 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, n प्लस एफ साइन 30 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, है ना। और f कॉस, यहाँ पे थीटा नहीं होगा, यहाँ पे 30 होगा, राइट। दिस इज f cos 30, और f cos 30 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, फ्रिक्शन f के इक्वल हो जाएगी, राइट। सो f cos 30 की वैल्यू हमारी f के इक्वल हो जाएगी, f इज व्हाट, फ्रिक्शन फोर्स, राइट। सो देखो अगर हम लोग यहाँ से इसको रिजॉल्व करें, है ना, अगर हम लोग इसको यहाँ से रिजॉल्व करें, तो देखो हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा वैल्यू किसका, f cos 30 को रिजॉल्व करते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, है ना, अगर मैं यहाँ पे f cos 30 इज इक्वल्स टू f लिखा गया है, तो f cos 30 इज इक्वल्स टू f की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू n, तो म्यू एस एन, ये हो जाएगा, है ना। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन होती है ना, दिस विल बी म्यू एस एन, राइट। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू आपको दी गई थी क्वेश्चन में, म्यू एस इज इक्वल टू 0.25, है ना। अगर आपने क्वेश्चन को नोट किया है तो आप देखे होंगे कि म्यू एस की वैल्यू क्या है, 0.25 है ना। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता एफ कॉस 30, जस्ट अ सेकेंड, एफ कॉस 30 एफ कॉस 30 इज इक्वल्स टू म्यू एस, और अब n की वैल्यू यहाँ से कहाँ से लाओगे, हमें f निकालना है, ठीक है, हमें f की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है ना। आप ऊपर से देख सकते हो कि इस इक्वेशन से भी आप n की वैल्यू नहीं ला सकते हो, क्योंकि आप f अननोन है। यहाँ पे आपको एक चीज़ पता है कि n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस एफ साइन 30, लेकिन n की वैल्यू लाने के लिए तो f चाहिए, है ना। और क्वेश्चन में तो f ही पूछ रहा है हमसे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे n की जगह 100 माइनस एफ साइन 30 लिखेंगे, तो शायद हमारा काम बन जाए, है ना। सो दिस विल बी म्यू एस इंटू 100 माइनस एफ साइन 30, राइट, ये हो जाएगा। अब फर्दर इसे सॉल्व कर लो, है ना। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि ऑन सॉल्विंग, यहाँ से अगर मैं इसको डायरेक्टली अगर लिखूँ, सो दिस विल बी f इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा ये, f इज इक्वल्स टू दिस विल बी म्यू एस, ऐसे लिख देता हूँ, 100 म्यू एस, है ना, 100 म्यू एस अपॉन कॉस 30 प्लस म्यू एस साइन 30। अब देख लो सॉल्व करके यही आना चाहिए, ठीक है। इसको मैं रिजॉल्व किया हूँ, तो मेरे को f की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, म्यू एस से मल्टीप्लाई किया, f को उधर ले गया, तो f कॉमन आ गया, फिर cos 30 प्लस म्यू एस साइन 30, और ऊपर से 100 इंटू म्यू एस आ गया, है ना। सो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, सो दिस इज हाउ मच, दिस इज, ये हो गया 0.25 इंटू 100, है ना, और ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, दिस विल बी cos 30 is root 3 by 2 plus sin 30 is 1 by 2, so this will be root 3 plus 0.25, और यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि रूट 3 by 2 1 by 2 है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, राइट।
इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, इसको मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था। तो इसका जो आंसर आ रहा है, द आंसर इज 25.2 न्यूटन्स, है ना। मैं यहाँ पे ऐसे लिखना चाहूँगा, एफ की जो वैल्यू आ रही है ना, एफ इज इक्वल्स टू 25.2 न्यूटन, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू जो एफ की होनी चाहिए वो इस फोर्स से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो जाके इस ब्लॉक को हिला पाएगा ये, है ना। ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए एफ की जो वैल्यू होनी चाहिए ना, वो 25.2 न्यूटन से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी हो गई लिमिटिंग। अब लिमिटिंग का मतलब क्या है? लिमिटिंग मतलब कि व्हेन द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव, मूव किया नहीं है लेकिन करने वाला है, तो वो ये वाली फोर्स की वैल्यू। लेकिन अगर मूव कराना है तो एफ की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 25.2 न्यूटन। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और फोर्सेस की इक्वेशन को बैलेंस किया, मेरे को ऑटोमेटिकली आंसर आ गया, मेरे को ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत ही नहीं पड़ा इसमें, ठीक है। ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन भी नहीं करते हैं फ़िलहाल के लिए। हाँ, ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करो चलो, क्योंकि देखो अगर मैं आपको स्टार्टिंग एकदम बेसिक से कराना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे दूंगा, लाइक थोड़े से डिफिकल्ट क्या मतलब टाइम टेकिंग है और सोचना पड़ेगा, कुछ नहीं डिफिकल्ट है ही नहीं। फोर्सेस ऐसा चैप्टर है ना, देखो लॉज ऑफ मोशन ऐसा चैप्टर है जो डिफिकल्ट एकदम नहीं है, आराम से कर सकते हो, एकदम चिल मार के आप एकदम आराम से कर सकते हो। बस ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो, आपको बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कंसिडर टू ब्लॉक्स ऑफ वेट 50 न्यूटन एंड 20 न्यूटन सस्पेंडेड वन बिलो द अदर, one below the another, okay, as shown with the help of two strings A and B, find tension in the strings A and B। यानी देखो हमारे पास यहाँ पे दो ब्लॉक हैं, ठीक है, एक का वेट है W1, एक का वेट है W2, और ये जो दोनों वेट हैं, है ना, ये हमारे दो अलग अलग स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, ओके। तो हमें क्या बताना है, हमें स्ट्रिंग की वैल्यू बतानी है, ठीक है। स्ट्रिंग फोर्सेस में क्या लगेगा उसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया यार ये, देख सकते हो। अगर मैं इसका यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँ तो हमारा कुछ इस तरीके का फिगर है ना, कुछ इस तरीके का फिगर है। ये दिस इज W1 एंड दिस इज W2, ऑलराइट। सो देखो ये हमारा W1 हुआ, ये हमारा W2 हुआ, दिस इज A एंड दिस इज B, दिस इज W1 एंड दिस इज W2, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे W1 इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन है, W2 इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन है। W1 इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन एंड W2 इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन, राइट। तो ये हमारा सिचुएशन है यहाँ पे, ओके, ऑल राइट। सो अगर मैं इस पूरे FBD है ना, अगर मैं इस पूरे सिस्टम को फोर्सेस की इक्वेशन अगर लिखना चाहूँ ना इस पूरे सिस्टम के लिए, सो देखो W2 पे आते हैं पहले, राइट, W2। तो देखो W2 के ऊपर मान लेते हैं कि W2, देखो दोनों जो ये ब्लॉक है ना, पहले क्या लिखा है कि ये जो दोनों ब्लॉक है ये दोनों दो अलग अलग स्ट्रिंग से अटैच है, A और B, है ना। A एंड B आर टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स, तो दोनों में टेंशन अलग अलग लगेगा, राइट। दोनों में टेंशन अलग अलग लगेगा तो वैल्यू भी अलग अलग आएगी, क्योंकि वेट अलग अलग है। तो देखो अगर मैं W2 के लिए बात करूँ, राइट, अगर मैं W2 के लिए बात करूँ तो W2 में एक ऊपर की तरफ अवे फ्रॉम द ब्लॉक टेंशन लग रहा होगा, मान लेते हैं जैसे T2, है ना, T2, है ना। और नीचे क्या लग रहा होगा, वेट, इसका वेट कितना हो जाएगा mg, यानी W2 इंटू जी, ठीक है, W2 इंटू जी, राइट। ओके, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखना अब, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे
थोड़ा सा इसे मैं W1 पे आऊँ, तो W1 पे ऊपर एक हमारा फोर्स क्या लग रहा होगा, T1, है ना, T1। और W1 के नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, W1G। तो कहाँ लिखूँ मैं इसे, चलो यहाँ लिख देता हूँ W1G, राइट। यहाँ पे लग रहा होगा अपना W1G, है ना। और अगर आप तुम ध्यान से देखोगे ना तो W1 पे एक और फोर्स लग रहा होगा, है ना। W1 पे एक और फोर्स लग रहा होगा, बताओ कौन सा, बताओ। W1 पे अवे फ्रॉम द ब्लॉक एक फोर्स नहीं लग रहा होगा, टेंशन। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे FBD बनाऊँ W2 का, FBD ऑफ W2, है ना, W2 का FBD बनाऊँ तो एक डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया। ऊपर में क्या लग रहा है इसके, T2, है ना। नीचे क्या लग रहा है इसके, W2G, W2G। तो ये तो सिंपल था। T1 पे आ जाओ, ठीक है। FBD ऑफ T1, यहाँ देख लो नीचे, FBD ऑफ T1, सॉरी W1, है ना। तो W1 पे अगर देखोगे, तो अगर मैं यहाँ पे W1 बनाऊँ तो इसके ऊपर एक हमारा क्या लग रहा है, T1 लग रहा है, क्योंकि अलग अलग स्ट्रिंग है तो T1 लग गया। नीचे क्या लग रहा है, W1G, जस्ट लाइक W2, W1G, है ना, W1G, है ना। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप अगर इसे ध्यान से देखो, है ना, तो जैसे W1 से भी तो अवे, W1 भी तो स्ट्रिंग से जुड़ा है ना। ये देखो ये स्ट्रिंग है W1 की, तो W1 पे भी तो एक पीछे के ओ टेंशन लगेगा, क्योंकि ये भी तो स्ट्रिंग से जुड़ा है ना। तो W1 के अवे फ्रॉम द ब्लॉक एक टेंशन लगेगा T2, क्योंकि T2 वाली स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। ये इसकी ओन सेपरेट, ये जो है ना, ये वाली, ये इसकी सेपरेट स्ट्रिंग थी T1। लेकिन ये जो T2 है, ये W2 और W1 दोनों के लिए काम कर रहा है। ये जो T2 है ना, ये W2 से भी जुड़ा है, W1 से भी जुड़ा है, राइट। और ये जो W1 है ये सेपरेट T1 से जुड़ा है, ये जो W2 है ये हमारा T2 से जुड़ा है सेपरेट। लेकिन ये जो W1 है, इसके लिए ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाली, कौन वाली, ये वाली, इसमें दोनों टेंशन लगेंगे, T1 और T2 दोनों। तो अगर मैं यहाँ पे FBD बनाना चाहूँ ना, तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन करना पड़ेगा कि इसके नीचे, इसके नीचे हमारी एक T2 टेंशन भी लग रही होगी, ठीक है। इसके नीचे हमारी एक T2 टेंशन भी लग रही होगी। तो मैं इसे ऐसे दिखाना चाहूँगा, ये देखो, जस्ट W1 के बगल में ही एक इस तरीके से T2 टेंशन भी लग रही होगी, ठीक है। ऑलराइट, बस अब क्या है, अब इक्वेशन को बैलेंस कर दो। तो अगर मैं W2 के लिए अगर मैं फोर्स का इक्वेशन लिखूँ, तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि T2 इज इक्वल्स टू W2G mg। और देखो W2G की वैल्यू आपको दी हुई है ऑलरेडी, है ना। W2 कितनी है, 50 न्यूटन। तो W2G की वैल्यू मतलब आपको वेट आपको ऑलरेडी दिया हुआ था। तो यहाँ से T2 की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 50 न्यूटन। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हमारी क्या निकल के आ गई, T2 की वैल्यू, राइट। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ ये वाला पर्टिकुलर चीज़, है ना, तो यहाँ पर भी अगर मैं लिखना चाहूँ, तो यहाँ पे अगर ये W1 के लिए देख रहा हूँ, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि T1 इज इक्वल्स टू T2 प्लस W1G, T2 प्लस W1G, बोलो, है ना। मैंने फोर्सेस को इक्वल कर दिया। अब अगर यहाँ से मुझे T1 की वैल्यू चाहिए, T1 की अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए, तो T2 की वैल्यू कितनी थी, अभी निकाला हमने 50, है ना। और W1G की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है 20, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 70 निकल के आ गई। दिस इज द आंसर टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो T1 की वैल्यू कितनी है 70, T2 की वैल्यू कितनी है 50। देख सकते हो कि मैंने कितने आसानी से यहाँ पे डायग्राम को डिकम्पोज किया है, ठीक है। एक पर्टिकुलर ब्लॉक को उठाया, उसका FBD बनाया, दूसरे ब्लॉक को उठाया, उसका FBD बनाया। ऐसे ही करना है तुम्हें, और इतना भी कुछ लाइक डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं। बस ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रिंग थे, तो दो अलग अलग टेंशन लगेगा यहाँ पे, है ना, दो अलग अलग टेंशन फोर्स लगेंगे। और W2 T2 है, इसमें टेंशन फोर्स लग रहा है, W1 में T1 भी लग रहा है, और एक नीचे T2 भी लग रहा है W2 वाला स्ट्रिंग, क्योंकि ये दो स्ट्रिंग से अटैच है ना। देख सकते हो भाई, ऐसे समझ लो। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है ना,
तो आप ऐसे समझ लो कि बेसिकली हमारा जो W1 है वो हमारा 2 स्ट्रिंग से अटैच है, 2 रस्सी से अटैच है, ये वाला ऊपर वाला रस्सी और ये एक नीचे वाला रस्सी। ठीक है, तो इस पर 2 अलग टेंशन लगेंगे ना, एक अलग ऊपर वाला लगेगा और एक अलग नीचे वाला लगेगा, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, राइट। सो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज T1 इज इक्वल्स टू 70 न्यूटन एंड T2 इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड टू दिस क्वेश्चन। एक सेकेंड और मैं देख लूँ और कोई आसान क्वेश्चन हो तो। हाँ, ये वाला करो चलो। अब ये क्वेश्चन तो एकदम क्लास में मैंने आपको बताया कैसे करना है ना, तो ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करो थोड़ा जल्दी। ठीक है, सो आई होप तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो देखो फिर से वही है, ये तो मैंने आपको लाइक क्लास में ही करवाया और मैंने इसके बेसिस पे आपको होमवर्क भी दिया था। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगता है कि आपको पता होगा कि मैं फिर से अगर बना दूँ यहाँ पे फिगर, ध्यान से देखना, 2 ब्लॉक सिस्टम है, ये ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखी गई है। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसका एक फिगर ड्रॉ कर दूँ, है ना। सो दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी, है ना। ये हमारा ब्लॉक बी हुआ, ये हमारा ब्लॉक बी हुआ, ये हमारा ब्लॉक ए हुआ, राइट। सो देखो इसमें क्या होता है, इसमें मैं वही पूछ रहा है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ही पूछता है ऐसे क्वेश्चन में। सो देखो क्या मैंने बताया था कि बी और ए के बीच में एक कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, ए और बी कॉन्टैक्ट में, तो इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। मान लेते हैं जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है ए और मतलब बी के ऊपर ए के कारण जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, दैट इज लेट्स से वी अज्यूम दिस एज N2, है ना। इससे हम लोग मान लेते हैं N2। जो कॉन्टैक्ट फोर्स बी और ए के बीच में जो कॉन्टैक्ट है जो बी के ऊपर लग रहा है, दैट इज N2। यानी N2 एक फोर्स है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, N2 इज फोर्स ड्यू टू ए फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, है ना। अच्छा, और ए के ऊपर, अब ए पे आ जाओ, तो ए के ऊपर एक और फोर्स लगेगा हमारा, है ना। ए क्या हो जाएगा, ए के ऊपर ग्राउंड के कांटेक्ट में, तो ए के ऊपर यहाँ पे मान लेते हैं N1। N1 इज द फोर्स ड्यू टू ग्राउंड, है ना, फोर्स ऑन ए ड्यू टू ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के कारण फोर्स। ठीक है, ग्राउंड। और मैंने आपको एक और बताया था कि बी भी जो है ना, अगर ए बी पे N2 लगा रहा है तो बी भी क्या करेगा, ए पर N2 लगाएगा। N2 फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, यही तो मैंने बताया था आपको उस दिन, राइट। तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पे सॉल्व कर लो। अगर मैं यहाँ पे बी का एफबीडी बनाऊँ, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी, तो यहाँ पे एक डॉट से सिंबल कर दिया। बी में ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, N2, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, M1G, M2G लिख देते, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि N2 इज इक्वल्स टू M2G, है ना, क्योंकि फोर्सेस इक्वल हैं भैया, तो N2 इज इक्वल्स टू M2G, है ना। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और अगर मैं यहाँ पे ए का एफबीडी बनाऊँ, देखो कितना आसान है यार, देख रहे हो। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया ना, अगर आपने ढंग से चीज़ें समझ ली ना, तो भाई ये सब 2 मिनट का काम है। एफबीडी ऑफ क्या था हमारा, एफबीडी ऑफ ये बी ना, एफबीडी ऑफ ए, तो ए की भी एफबीडी वैसी है यार। ए के एक ऊपर N2 लग रहा है, सॉरी ऊपर N1 लग रहा है ना, ऊपर क्या लग रहा, N1 लग रहा, नीचे क्या लग रहा, N2 लग रहा, और नीचे एक हमारा एक और फोर्स लग रहा विच इज उसका वेट M1G। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि N1 इज इक्वल्स टू N2 प्लस M2G, राइट। बस अब क्या है, इसे सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे N2 की वैल्यू तो ऐसे निकल के आ गई, N2 M2G, यानी M2 हमने किससे माना था, बी को माना था ना। बी का वेट अगर कितना दिया हुआ है, बी का वेट यहाँ पे 15 दिया हुआ है, तो N2 की वैल्यू पे 15 आ गई, 15 न्यूटन।
ऑलराइट, और अगर यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n1 इज इक्वल्स टू 15 m2g, सॉरी m1g ना, नहीं नहीं नहीं, कितना था ये, ये n1 इज इक्वल्स टू n2 प्लस m1g होगा यार, ये है ना, दिस इज 1, राइट, दिस इज m1g, है ना m1g, तो m1g की वैल्यू 30 है ना, सो नहीं 20 है, तो ये आ गया हमारा 35 न्यूटन। देख सकते हो कितना आसान है ये क्वेश्चन, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन मतलब आते भी नहीं है एग्जाम में, ठीक है, जी मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, इससे लाइक अच्छे लेवल के आएंगे। तो ये तो लाइक मैंने आपको एक फिर से आपको मैंने रिवीजन करा दिया इस क्वेश्चन का दोबारा करके, राइट। सो देख लो यार, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन निकल गया हमारा, है ना। नाउ लेट्स प्रोसीड टू, ये नहीं करेंगे, हाँ ये करो, ये करो, चलो ये करो, ये भी आपको एक लाइक आसानी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन लाइंग ऑन अ सरफेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस just begins to move when the horizontal force of 25 acts on it. Determine the coefficient of static friction. अब देखो इसमें फिगर विगर नहीं दिया है, राइट, तो आपको फिगर खुद से बनाना पड़ेगा। तो अगर आप इसे डिकोड करोगे, है ना, अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को डिकोड करूँ तो देखो क्या कह रहा है, मैं अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, है ना, रफ डायग्राम, तो अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ओके, सो लेट्स इमेजिन कि दिस इज आवर ब्लॉक, राइट, ऑफ वेट 100 न्यूटन, यानी हमें इस ब्लॉक का वेट दे दिया, यानी mg की वैल्यू दे दी गई हमें 100 न्यूटन, राइट, इज लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, जस्ट बिगिंस टू मूव एन हॉरिजॉन्टल फोर्स 25 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट। तो देखो चूंकि यहाँ पे बोला गया डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी ये जो ग्राउंड होगी ये कैसी होगी, रफ होगी, तभी तो फ्रिक्शन आएगा, स्मूथ ग्राउंड में कभी फ्रिक्शन नहीं आता, राइट। तो ये ग्राउंड कैसी है, रफ ग्राउंड है, ये तो हमें क्वेश्चन के थ्रू पता चल गया, राइट। और जस्ट बिगिंस टू मूव एन हॉरिजॉन्टल फोर्स 25 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट, हमने इस पे 25 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, है ना, 25 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, जिसके कारण ये मूव करने लग गया। तो देख सकते हो क्या बोल रहा है, देन डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यार कितना ही चिंदी सवाल है, ठीक है, कुछ नहीं करना, एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ इसकी। तो ये हमारी क्या हो गई, डॉट दिया, ऊपर क्या लग रहा है इसके, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लग रहा है इसके, एम जी विच इज़ 100, राइट साइड क्या लग रहा है इसके, एक फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन का, और चूंकि ये आगे बढ़ेगा तो फ्रिक्शन इस पर पीछे की ओर एक्ट करेगा, स्मॉल एफ, राइट, तो लेफ्ट लेफ्ट में क्या एक्ट कर रहा, फ्रिक्शन। फोर्सेस को बैलेंस कर दो, एन इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 100, और एफ इज इक्वल्स टू कितना आ गया, और यहाँ पे आपको बेसिकली एक और फोर्स लग रहा होगा ना, हाँ आपको, अच्छा कोफिशिएंट पूछा गया है, अच्छा ठीक है ठीक है, कोफिशिएंट पूछा गया है, तो एफ इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 25, राइट। अब यहाँ से एफ की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस इंटू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन की कोफिशिएंट पूछी गई है, म्यू एस इंटू एन इज इक्वल्स टू 25, सो यहाँ से एन की वैल्यू तो 100 है, तो म्यू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/100, 25/100 विच इज इक्वल्स टू 0.25, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। देख सकते हो कितना ही चिंदी सवाल है, मतलब क्वेश्चन को पढ़ के हमने फिगर बनाया और खटाक से सॉल्व कर दिया, राइट। इतना चिंदी सवाल था ये, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू दिस क्वेश्चन, नहीं ये नहीं करेंगे अभी, ये लास्ट में करेंगे, राइट, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, हाँ ये करते हैं, चलो ये करो, स्ट्रिंग का सवाल है, ये करो, ठीक है। सो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज सस्पेंडेड एज शोन इन द फिगर एज शोन विद द हेल्प ऑफ 3 स्ट्रिंग्स, अच्छा ए बी एंड सी, ओके, फाइंड द टेंशन इन ऑल दीज 3 स्ट्रिंग्स। देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम में हेल्प भी कर दिया गया है, मैं तो कहता कि इस क्वेश्चन में आपको हेल्प नहीं करना चाहिए था डायग्राम बना करके, ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्री में भी आपको इसने हेल्प कर दिया, राइट। सो देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड करूँ तो पहले मैं डायग्राम को एक बार कॉपी कर लेता, है ना,
सो देखो कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ओ है, इसे मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, और इससे भी थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, है ना। दिस इज पॉइंट ओ, और इस ओ से हमारे 3 स्ट्रिंग्स जुड़े हुए हैं। तो एक स्ट्रिंग कुछ ऐसा है, एक स्ट्रिंग एकदम वर्टिकल है, और एक स्ट्रिंग भी एकदम वर्टिकल है, कुछ इस तरीके का, है ना। ओके, और यहाँ पे नीचे में एक डब्ल्यू वेट का ऑब्जेक्ट इसने लेट गो किया है, जिसकी हमारी वेट है 100 न्यूटन। यार चिंदी हो गया सवाल काफ़ी, ठीक है। और यहाँ से इसने दिखाना तो नहीं चाहिए था, बट स्टिल पता नहीं आसान करने के लिए चीज़ों को दिखाया गया है, एकदम बच्चे ही वाला सवाल कर दिया, है ना। दिस इज 60 डिग्री, और ये भी यहाँ पे बना दिया है इसने 60 डिग्री, यानी सब कुछ तो अपने से दे ही दिया है, तुम्हें बस फोर्स को रिजॉल्व करने को दिया गया है ना। एंड दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी। सो दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज ओ, और बस यही है, ठीक है। तो देखो इस तरीके का हमें फिगर दिया गया है, राइट। ये हमारा सीलिंग है, मान लेते हैं दिस इज आवर सीलिंग, जहाँ से ये 3 हम लोगों ने स्ट्रिंग को लेट गो किया है, राइट, ए बी एंड दिस स्ट्रिंग। तो यहाँ पे 3 स्ट्रिंग है, अगर ध्यान से देखोगे ना तो 3 स्ट्रिंग है, एक ये वाली स्ट्रिंग हो गई, एक ये वाली स्ट्रिंग हो गई, और एक ये वाली स्ट्रिंग हो गई, ये वाली, ठीक है। तो 3 स्ट्रिंग है, तो यानी 3 अलग अलग टेंशन यहाँ पे आएंगे, राइट। सो अगर मैं एक एक करके सॉल्व करूँ, है ना, एक एक करके अगर मैं सॉल्व करूँ, तो देखो अगर मैं यहाँ पे एफ बी डी ऑफ डब्ल्यू बनाता हूँ, है ना, पहले मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक आइडिया दे देता, राइट। पहले मैं यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया दे देता, पहले मैं आपको बता देता यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। तो देखो लेट्स इमेजिन कि डब्ल्यू के ऊपर जो टेंशन लग रही है, क्योंकि डब्ल्यू भी एक रोप से अटैच है, डब्ल्यू के ऊपर टेंशन लग रही है T1, T1, और डब्ल्यू के नीचे क्या फोर्स लग रही है, mg, जिसकी वैल्यू आपको 100 दी हुई है। तो लो यार, यहाँ से T1 की वैल्यू आपको पता चल गई 100 न्यूटन, एक स्ट्रिंग का टेंशन आपको पता चल गया, ठीक है। T1 की वैल्यू कितनी होगी, 100 न्यूटन, राइट। अब देखो, तो हाँ, मान लेते हैं, कहाँ गया, हाँ ये ना है, मान लेते हैं ये डब्ल्यू के ऊपर इस तरफ जो टेंशन है, ये वाली, है ना, ये वाली जो टेंशन है, इसे हम लोग नाम दे देते हैं T2, है ना। सो मैंने यहाँ पे इसे T2 नाम दे दिया, T2, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो T2 के 2 कंपोनेंट बनेंगे, है ना, T2 के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सॉरी, एक होगा, हाँ ये हो गया ना, तो ये एक होगा इसका along the axis, this is T2 cos 60, this is T2 cos 60 डिग्रीज, और एक हो जाएगा इसके along the axis ये वाला, this will be how much, T2 sin 60। समझ में आया, T2 sin 60, क्योंकि T2 एक एंगल पे लग रहा है ना, तो T2 के 2 कंपोनेंट होंगे, एक T2 cos 60 हो जाएगा, एक T2 sin 60 हो जाएगा। और लेट्स इमेजिन कि W पे ये इस तरफ जो टेंशन लग रहा है, दिस इज T3, क्योंकि 3 अलग अलग स्ट्रिंग है ना, तो एक स्ट्रिंग की वैल्यू तो हमें एक स्ट्रिंग फोर्स की वैल्यू में पता चल गई 100 न्यूटन, एक स्ट्रिंग फोर्स हमारा 2 कंपोनेंट में बढ़ गया, और एक स्ट्रिंग फोर्स हमारा सीधे ही था, राइट। सो इस तरीके से हम लोगों ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। और अगर मैं अब इसका सेपरेट एफ बी डी बनाऊँ, सेपरेट, है ना, सो देखो दिस इज W, है ना, इसके ऊपर एक हमारा क्या लग रहा है, दिस एक ऊपर हमारा लग रहा है T2 cos 60, T1 प्लस T2 cos 60, है ना। यहाँ पे देखो एक ऊपर इसके लग रहा है हमारा T1, है ना, एक हमारा इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है विच इज T2 cos 60, राइट, ऊपर देख रहे हो ना। एक हमारा इसके नीचे फोर्स लग रहा है mg विच इज 100 न्यूटन, है ना, और एक हमारा इसके राइट पे फोर्स लग रहा है T2 sin 60,
और एक लेफ्ट पे फोर्स लग रहा है T3। ये हो गया। देखो मैंने FBD की मदद से सारे फोर्सेस को जो भी इस W पे लग रहे थे, मैंने सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया। W था ना ये, हाँ मैंने सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया। अब कुछ नहीं, मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करता हूँ इसे, है ना। सो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा, T1 की वैल्यू तो 100 आ गई। यहाँ से ये पता चला कि T1 प्लस T2 cos 60 इज इक्वल्स टू 100। T1 प्लस T2 cos 60 की वैल्यू 100 आ गई, राइट, है ना। ओके, और यहाँ से क्या पता चला हमें, T2 cos 60 T1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 100 ना। और यहाँ से आपको एक सेकंड, मुझे बीडी में गलत तो नहीं कर दिया ना, देखने दो एक सेकंड। T2 cos 60 ये हुआ, राइट। T2 cos 60 अरे यार यहाँ पे ना क्वेश्चन में थोड़ा सा हम्म यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ देखोगे ना, सो आपको यार यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी थी, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको W पे टेंशन नहीं निकालनी थी, राइट। आपको इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी थी, ये वाले पे, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे आपको टेंशन निकालनी थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा FBD में गलत हो गया है। FBD क्या गलत हो गया, आई थिंक तुम लोगों ने रियलाइज़ कर लिया होगा कि मैंने यहाँ पे T2 cos 60 तो सही लिखा है, एकदम सही लिखा है ना। यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये ऊपर वाला केस बन जाएगा। इसके पहले जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, ये वाला जहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रिंग आ गया था, ये वही वाला केस हो गया फिर से, है ना। सो अब यहाँ पर भी देखोगे ना, तो एक ऊपर की तरफ तो T2 cos 60 हो गया, नीचे की तरफ इस बार यहाँ पे, नीचे की तरफ यहाँ पे क्या लग जाएगा, T1 लग जाएगा, राइट। ये हो जाएगा हमारा T1, राइट। ये सीन होगा, है ना, ये सीन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो T1 की तो वैल्यू में पता चल गई थी कितनी है, 100 न्यूटन। तो यहाँ पे मैं सीरियसली इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो यहाँ पे थोड़ा सा FBD में ये गलत हो गया। मैं यहाँ पे W मांग के कर दिया था इसे सॉल्व, W करता तो ये गलत हो जाता, है ना। ये मुझे एक पॉइंट O मांग के करना था इसे सॉल्व, राइट। मुझे पॉइंट O पे निकालनी थी ना टेंशन, W पे थोड़ी ना निकालनी थी, है ना। W तो एक पॉइंट पे अटैच है, हमें तो यार इस पे निकालना था ना। पॉइंट O पे देखो, राइट, पॉइंट O। सो पॉइंट O ये रहा, है ना। पॉइंट O के ऊपर क्या लग रहा है, T2 cos 60। नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है हमारा T1। इधर क्या लग रहा है, T2 sin 60, मुझे याद हो गया T2 sin 60। और इधर हमारा T3 लग रहा था, है ना, इधर हमारा T3 लग रहा था, यस, T3, राइट। सो यार अब तो यहाँ से आसान से बना दोगे ना। यहाँ से आप अगर आप सीधे से सीधा यहाँ पे ऐसे लिख दो, T2 cos 60 इज इक्वल टू T1, है ना। T2 cos 60 is equals to T1 and T2 sin 60 is equals to T3। T2 sin 60 is equals to T3। अब यहाँ पे T1 की वैल्यू हमें पता है, तो T2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 2, है ना। तो 200 आ गया। T2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो T2 की वैल्यू 200 है। सो दिस विल बी 200 इंटू √3/2 इज इक्वल्स टू T3। T3 की वैल्यू आ गई 100√3 न्यूटन, राइट। T3 की वैल्यू कितनी आ गई, 100√3 न्यूटन। ये आ गई हमारी 100√3 न्यूटन, ठीक है।
सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में प्रोसीड करना था, राइट। सो T1 की वैल्यू कितनी है 100, T2 की वैल्यू कितनी है 200 और T3 की वैल्यू कितनी है 100√3। सो ये हमारे 3 आंसर हो गए, 3 स्ट्रिंग थे, 3 अलग अलग फोर्सेज आ गए, तीनों आंसर हो गए। यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया हमसे, हमने यहाँ पे W पे सारे फोर्सेज निकाले, ठीक है, W पे नहीं निकालना था, हमें इस पॉइंट O पे निकालना था। W पे तो हमारे सिर्फ 2 ही फोर्सेज लग रहे थे ना, T1 और 100, राइट। हमें इस पॉइंट O पे निकालना था ना, क्योंकि पॉइंट O से ये तीनों स्ट्रिंग अटैच है। मैंने इसे W मान लिया गलती से, ठीक है, दैट्स वाई आंसर थोड़ा सा डिविएट कर रहा था, राइट। ये समझ में आ गया कि इस पॉइंट पे यहाँ पे T1 क्यों लगा, क्योंकि ये T1 जो है, जो पॉइंट O है, ये 2 अलग अलग स्ट्रिंग से हमारे बंधे हैं, राइट। इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ T2 टेंशन है, नीचे की तरफ T1 टेंशन है, 2 अलग अलग स्ट्रिंग हो गए इस बार, राइट। जैसे यहाँ पर भी देखो हॉरिजॉन्टल में तो T2 sin 60 था और यहाँ पे T3 हो गया, तो 2 अलग अलग स्ट्रिंग थे ना, इसलिए हमने स्ट्रिंग को अलग अलग लिया। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ था ऑल 3 स्ट्रिंग्स, यानी 3 अलग अलग स्ट्रिंग है, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने अज्यूम नहीं किया है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू, ये क्वेश्चन नहीं करते हैं अभी, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। और देख लेता हूँ अगर मैं कुछ आसान क्वेश्चन हो तो, ठीक है, ये भी अभी नहीं करूँगा, ऊपर में देख लेते हैं। ये क्या है, चलो ये करो, ये करो, अब ये करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द डायग्राम शोन द ब्लॉक्स A and B आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग एंड प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। ओके, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ लिख दिया नहीं, फ्रिक्शन नहीं है, राइट। B इज कनेक्टेड टू C विच इज सस्पेंडेड वर्टिकली, अच्छा C जो है वो हमारा वर्टिकली सस्पेंडेड है, राइट, बाय अनदर स्ट्रिंग। अच्छा, यानी A और B हमारी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और B और C हमारे दूसरे स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये हमें क्वेश्चन में दे दिया गया, ठीक है, ओके। विच पासिस ओवर अ स्मूथ पुली, ये पुली है, ओके, ये दिख सकता है, ये जो गोल सा मशीन है ना, अगर मैं फिगर जूम करूँ तो ये जो हमारा गोल सा मशीन है ना, ये वाला, दिस इज नोन एज पुली। ये जो मशीन है जो धागे को बांधा हुआ है आपस में, इसे हम लोग पुली कहते हैं, राइट। ये हम लोग बेसिकली लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे पुली के बारे में। स्मूथ पुली फिक्स्ड टू द प्लेन, द सिस्टम इज एट रेस्ट, ओके, मतलब इक्विलिब्रियम है। इफ WA यानी वेट ऑफ A इज इक्वल टू 10 न्यूटन, WB वेट ऑफ B इज इक्वल टू 20 न्यूटन, फाइंड WC एंड एनालाइज द फोर्स डायग्राम ऑफ AB एंड C। मतलब हमें ABC के सारे फोर्स डायग्राम निकालने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, राइट। सो हमें WC निकालना है और हमें WA WB की वैल्यू दी हुई है, राइट। ओके, सो देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना, ठीक है। सो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे ना, हल्का सा आप थोड़ा सा एनालाइज करो इस फिगर को, तो वही वाला क्वेश्चन हमारा फिर से निकल गया जिसमें हमारे एक ब्लॉक 2 स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो, है ना। सबसे पहले आप इसे एक बार ट्राई करो, मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ ट्राई करने को, आप इसे ट्राई करो, फिर आप मतलब मुझे बताना कि हुआ कि नहीं, ठीक है। चलो, आई थिंक तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सो देखो, मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, मैं फिगर को दोबारा नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे आप फिगर बना लो आराम से, बड़ा सा फिगर बना लो, ठीक है। मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए से, क्योंकि सारा चीज़ हमें करना पड़ेगा, तो ज़रूरत नहीं है फिर से फिगर बनाने की। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, है ना, फिगर आप बना लेना। ए की अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम देखूँ, सो देखो अगर यहाँ पे ए है, राइट, दिस इज ए, जस्ट इमेजिन ये हमारा ए हो गया यहाँ पे। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। देखो, तो यहाँ पे BD अगर मैं एक ही बनाऊँ तो ए के यहाँ पे फिगर में देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो, तो देखो यार, ये इंक्लाइन प्लेन का सिस्टम है, तो मैंने आपको बताया इंक्लाइन प्लेन में हमेशा अलोंग द इंक्लाइन एक हमारा क्या लगता है इधर की तरफ
एम जी साइन थीटा लगता है ना, एम जी साइन थीटा, है ना। और ऊपर इस ए के ऊपर आप देख सकते हो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये मैंने आपको सारा चीज़ बताया हुआ है, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताना चाहता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन लगा, और ए के एक नीचे क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा, राइट। ये मैंने आपको बताया हुआ है सब कुछ, एम जी कॉस थीटा ये लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए का एफबीडी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं मिस कर गया, यहाँ पे टेंशन भी तो लगेगा ना, टी वन, दिस इज टी वन। ये हमारा ए का फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। चूँकि इंक्लाइन प्लेन का सिस्टम था इसलिए यहाँ पे ये सब हुआ, है ना। तो फिर से आओ यहाँ पे क्वेश्चन में, ए की अगर मैं यहाँ पे एफबीडी बनाऊँ, सो ऊपर क्या लग रहा है यहाँ पे नॉर्मल, इस तरफ क्या लग रहा है हमारा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन, ऐसे कर लो, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ऐसे कर लो इस तरफ, एम जी साइन 30, है ना। इधर क्या लग रहा है टी वन, इधर क्या लग रहा है एम जी कॉस 30। अब समझ में आया, इंक्लाइन प्लेन का यही सीन होता है, बताया हुआ है मैंने आपको, कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ऐसे टी वन की वैल्यू आ गई एम जी साइन 30, है ना। यहाँ से टी वन की वैल्यू हो गई एम जी साइन 30, और यहाँ से एन की वैल्यू हो गई एम जी कॉस 30। ठीक है, सॉल्व करते हैं। टी वन इज इक्वल्स टू, इस ए का वेट कितना है 10 न्यूटन, तो 10 इंटू साइन 30 इज 1/2, सो ये आ गया हमारा 5। एन की वैल्यू कितनी है एम जी 10 इंटू √3/2, यानी ये आ गया हमारा 5√3। तो देखो एन और टेंशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, है ना। एन और टेंशन मतलब इस ए पे जो टेंशन T1 लग रहा था उसकी वैल्यू हमने डायरेक्टली फाइंड आउट कर ली, राइट, फ्री बॉडी डायग्राम से। अब आते हैं ज़रा एफ बी डी ऑफ बी, एफ बी डी ऑफ बी। बस अगर बी का सॉल्व हो गया ना तो ये अपने आप सी निकल जाएगा। बी में देखो, है ना, बी में यहाँ पे देखो ध्यान से, है ना, बी में यहाँ पे ध्यान से देखो। बी में आपका एक इस तरफ दूसरा बी और सी दूसरे स्ट्रिंग से अटैच थे, तो इस तरफ आपका क्या लग रहा होगा T2, है ना। ऊपर क्या लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। नीचे क्या लग रहा होगा M2G, नहीं वेट दूसरा है ना, M2G cos 30, राइट। इधर क्या लग रहा होगा T1, गुड, ठीक है T1, क्योंकि ये और ये अलग अलग स्ट्रिंग से अटैच है। और एक और इधर एक फोर्स लग रहा होगा बी पे, डेट इज M2G sin 30, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है ना, अलॉन्ग द इंक्लाइन ये भी इंक्लाइंड है। ये हमारे फोर्सेस लग रहे हैं। बी दो स्ट्रिंग से अटैच है T2 और T1 से, इसलिए यहाँ पे दो टेंशन लगेंगे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बी का एफ बी डी बनाऊँ तो ये हो गया हमारा बी, ये हमारा हो गया बी। बी में एक इस तरफ फोर्स लग रहा है क्या M2G sin 30 और एक T1, है ना। ठीक है, ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लग रहा है M2G cos 30, और इधर क्या लग रहा है भाई T2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो हमें नॉर्मल रिएक्शन को नहीं फाइंड आउट करना, ठीक है। हमें यहाँ पे नॉर्मल को ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, नॉर्मल रिएक्शन तीनों में सेम ही लगेगा। हमें सिर्फ T2 और T1 फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या T1 प्लस MG M2G sin 30
इज इक्वल्स टू T2। देखो आप फाइंड आउट करके क्या ही कर लोगे, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन तो सब में सेम ही लगेगा, तो फाइंड करके कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे T1 की वैल्यू हमने निकाली हुई थी ना शायद, T1 कितना था, 5 था। सो ये आ गया हमारा 5, और M2G की वैल्यू कितनी थी, यानी B की वेट कितनी थी, 20। 5 प्लस 20 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू T2। T2 की वैल्यू यहाँ से 15 आ गई, 15 न्यूटन, ठीक है। T2 की वैल्यू यहाँ से 15 न्यूटन आ गई, राइट। सो अब क्या पूछ रहे हैं हमसे, फाइंड WC एंड एनालाइज द फोर्स डायग्राम्स ऑफ A एंड B एंड C। ऑलराइट, सो देख लो, अगर मैं यहाँ पे FBD ऑफ C बनाऊँ, यहाँ पे देख लो नीचे, बहुत आसान है, कि लास्ट है। FBD ऑफ C, तो C हमारा वही T2 से अटैच है, C इधर रहा, एक उस पर ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, T2, नीचे क्या लग रहा है, W2C यानी M2C, यानी M3C कह लो इसे, या फिर W2 को भी कह लो, ठीक है, M3G कहोगे ना, G है ना, विच इज इक्वल्स टू WC। सो यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी हो गई, WC के इक्वल, तो WC की वैल्यू कितनी हो गई, T2 के इक्वल 15, 15, ठीक है। WC की वैल्यू कितनी होगी, 15। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, हमने FBD ऑफ A बनाया, FBD ऑफ B बनाया, और FBD ऑफ C बनाया, यही हमसे बोला गया था, हमने कर दिया काम, ठीक है। ऑल राइट, सो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 4 और हैं, 1 2 3 4, हाँ ये वाला क्वेश्चन आया, ये वाला, ये करो, चलो। अगेन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, एकदम क्लास से जुड़ता हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी करो इसे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, blocks A and B rest on smooth horizontal surface in contact with each other, okay, pushing forces F1 and F2, okay, F1 and F2 are applied as shown, the weight of A is 30 Newton, weight of B is 20 Newton, find the force F1 and the normal reaction between all the contact surface if the block remains at rest, okay। तो पहली चीज़ तो ये है कि स्मूथ सरफेस यानी फ्रिक्शन ज़ीरो है, और दूसरी चीज़ ये दोनों रेस्ट पे है ना। तो इतना समझ में आया, तो देखो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसे। अगर मैं यहाँ पे FBD ऑफ A बनाऊँ, है ना, तो यहाँ पे कुछ कुछ गलती कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, देखो कैसे मैं कर रहा हूँ। FBD ऑफ A, ए के FBD में आई थिंक तुम लोग गलती कर सकते हो, ठीक है। सो देखो, ए हमारा ऐसा रहेगा, है ना, दिस इज ए, एंड इसके ऊपर मान लेते हैं एक नॉर्मल रिएक्शन हमारा लग रहा है Na, Na ये एटमॉस्फेरिक नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक यानी ग्राउंड के कांटेक्ट का, ठीक है। और और लेट्स इमेजिन कि चूंकि ए और बी दोनों कांटेक्ट में है, तो बी इस नॉर्मल, बी जो है ए पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, लेट्स से N1, हाँ ठीक है, तो बी मान लेते हैं एक ए पे लेफ्ट की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया N1, ओके। सो ये हो गया हमारा N1, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यू टू बी, ड्यू टू बी,
राइट, ड्यू टू बी, राइट, ड्यू टू बी। और तो कुछ फोर्स नहीं है। हाँ, एक इसका नीचे की तरफ हो जाएगा m1g, यानी mag ड्यू टू इट्स मास। और अगर तुम ध्यान से देखो तो एक फोर्स इस पे लग रहा है 30 डिग्री के एंगल है, बट इसका कंपोनेंट अगर लेना होगा ना, तो अगर ये फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, राइट, ये फोर्स है ना, तो आप क्या करो ना, इस फोर्स को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। मेरा कहने का ये मतलब है ना, इस फोर्स को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, राइट, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग फंस सकते थे 30 डिग्रीज, एंड दिस इज एफ, ये F1 है, दिस इज F1, ऑलराइट। सो ऐसे कंपोनेंट मत लेना जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए। ये जेई में बहुत बार ऐसे पूछे गए हैं, जेई में 2022 का क्वेश्चन देख लो, 2023 के क्वेश्चन देख लो, इस तरीके से फंसाते हैं। बहुत ही बेसिक है, आपको फोर्स को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है इस तरीके से। अब आपके कंपोनेंट ले रहे हैं, तो इधर हो जाएगा हमारा F1 cos 30, राइट, और एक नीचे की तरफ हो जाएगा F1 sin 30। बस हो गया काम। ये चीज़ अगर समझ जाते तो काम हो जाता। तो देखो टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं इस पर। ऊपर की तरफ हो गया Na, नीचे की तरफ हो गया Mag, राइट, राइट साइड हो गया F1 cos 30, नीचे एक और हो गया हमारा F1 sin 30, लेफ्ट में हो गया एक हमारा N1। और तो कुछ नहीं लग रहे, नहीं, 5 फोर्स लग रहे हैं N1, है ना। ठीक है, सो अगर इसे सॉल्व करो तो यहाँ से देखो, तो इसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से हमें आ रहा है N1 इज इक्वल्स टू F1 cos 30, है ना, और यहाँ से तो कुछ नहीं निकलेगा यार। N की वैल्यू कितने आ गई, ये मैंने गलत कर दिया क्या, एक सेकेंड, नहीं गलत नहीं किया है। N की वैल्यू आ गई Mag प्लस F1 sin 30। सो आई थिंक यहाँ पे N1 अगर निकल जाएगा ना तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, राइट, ऐसे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ से N1 की वैल्यू आ रही है √3F1/2, है ना, और यहाँ से ठीक है, N1 की वैल्यू कितनी आ रही है F1 cos 30, और यहाँ से Na इज इक्वल्स टू Mag की वैल्यू कितनी है, ए का वेट कितना है 30 है ना। सो ये हो जाएगा 30 प्लस F1 sin 30, F1 sin 30 यानी F1/2, ये आ रहा है। देखो यार अब यहाँ से तो ऐसे निकाल नहीं पाओगे ना, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे अननोन हो गए। F1 आपको निकालना है, N1 पता नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, इससे हम लोग थोड़ा सा साइड में रखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। हम लोग ज़रा सा आते हैं
ब्लॉक 2 पे, दूसरे वाले ब्लॉक पे। क्यों ब्लॉक 2 पे आ रहे हैं? क्योंकि देखो N1 आपको दोनों तरफ लगेगा ना। अगर B ने A पे N1 लगाया तो A भी तो B पे N1 लगाएगा ना, ये समझ रहे हो? तो यहाँ से N1 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो B से। तो यहाँ पे देखो अगर मैं लिखूँ FBD ऑफ B, देखना कितना आसानी से निकलेगा FBD ऑफ B। क्योंकि देखो ऐसे तो आप कर नहीं पाओगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्वेश्चन अननोन है ना। FBD अगर B पे आओ, सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। अगर ये B है तो B पे लेफ्ट साइड में एक फोर्स लग रहा है हमारा 15 न्यूटन, सो दिस इज F2 है ना, F2 लग रहा है। ऊपर की तरफ मान लेते हैं एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है हमारा NB, राइट। नीचे की तरफ मान लेते हैं हमारा लग रहा है MGB, है ना। और राइट साइड एक हमारा रिएक्शन लगेगा N1 A के कारण, ये हो गया D2A। D2A समझ में आया? यस, अब हो जाएगा, राइट, अब हो जाएगा। अब देखो आराम से यहाँ से N1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? F2 के इक्वल आ गई, राइट। यानी N1 की वैल्यू कितनी हो गई? 15 न्यूटन। और NB की वैल्यू कितनी हो गई? MGB विच इज़ B की वेट कितनी है? 20 है ना, 20। देखो एक बार में आ गया यहाँ से। अब यहाँ से N1 की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे देखो N1 की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे 15 है ना, 15 ही है ना, हाँ 15 है। यहाँ पे उठा करके N1 की वैल्यू को 15 पुट कर दो, तो 15 इज इक्वल्स टू √3F1/2। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई? 30/√3 है ना, 30/√3 विच इज़ 10√3, 10√3 है ना। अब यहाँ से F1 की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो, सो Na इज इक्वल्स टू 30 + 10√3/2, सो दिस इज 30 + 5√3 न्यूटन। देखो कितना आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया। एक जगह फंसे लेकिन तुरंत हम लोगों ने निकल वहाँ से रिकवर कर लिया, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम को अगर आपने एनालाइज करना सीख लिया, आपके फिजिक्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आनी है। फोर्सेस के क्वेश्चन तो आप ऐसे ही निपटा दोगे, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, मैं आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे जो F1 है उसकी वैल्यू थी हमारी 10√3 न्यूटन, है ना। NB की वैल्यू कितनी थी? NB की वैल्यू थी हमारी 20 न्यूटन, है ना। Na की वैल्यू कितनी थी? 30 + 5√3 न्यूटन, है ना। और क्या था? N1 था ना, नहीं हाँ N1 था। N1 की वैल्यू थी 15 न्यूटन। देख लो, ये हमारा सारा आंसर हो गया। यहाँ पे कितने? 3 नॉर्मल रिएक्शन हो गए और एक F1 हो गया। सो ये हमारा टोटल आंसर हो गया, ये, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, राइट। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाला। चलो इसे ट्राई करूँ, इसे ट्राई करूँ, मैं आया। सो आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा, राइट। सो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द सिस्टम इन द गिवन फिगर रिमेन्स एट रेस्ट while hanging weight W is 220 Newton. All right. What are the magnitude and the direction of the frictional force on the 200 Newton block? देखो
ये जो W है ना, जो हैंगिंग वेट है, हैंगिंग वेट W, इसकी वैल्यू दी हुई है 220 न्यूटन। ठीक है, ऑल राइट। सो देखो क्या कह रहा है कि हमारा एक पूरा ये जो फिगर है ना, ये फिगर रेस्ट पे है। ओके, यहाँ से एक हैंगिंग वेट W, जिसकी हमारी वेट है 220 न्यूटन, ये हमने इसको लेट गो किया है, राइट। हमें फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन बताना है कि 200 न्यूटन पे किधर होगा। ओके, सो देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझो तो होता है ना कि जैसे हम लोग को किसी चीज़ को मूव करना होता है ना। आप ऐसे समझो कि आपने एक टेबल पे पेंसिल को एक थ्रेड से बांध दिया और उस थ्रेड को आपने फर्दर एक ईंटे से बांध दिया। तो ऑब्वियसली आप ईंटे को अगर लेट गो करोगे, मतलब टेबल से अगर गिरा दोगे, तो ऑब्वियसली ईंटे का जो वेट होता है वो आपको पेंसिल से ज़्यादा होगा। तो जो पेंसिल है वो ईंटे के डायरेक्शन में मूव करेगी, है ना। तो यानी जो ईंटा गिरेगा, ईंटा मान लो कि राइट साइड से आपने लेट गो किया है, तो पेंसिल भी राइट साइड मूव करेगी ना, क्योंकि वेट ज़्यादा है ईंटे का। तो यही वो सीन है। यहाँ पे आप 200 न्यूटन को एक पेंसिल जैसा इमेजिन करो, और ये जो डब्ल्यू वेट हैंग कर रहा है ना, इसे आप ईंटे जैसा इमेजिन करो। तो आप देख सकते हो कि जिस 220 न्यूटन का जो वेट है, जो हैंगिंग वेट है डब्ल्यू, वो ज़्यादा है हमारा इस वेट से, 200 न्यूटन से। ऑब्वियसली यार 220 ज़्यादा होगा ना 200 से। यानी ये जो डायरेक्शन होगी, है ना, यानी ये जो ब्लॉक की जो मूवमेंट वाली डायरेक्शन होगी वो राइट साइड होगी, है ना। ब्लॉक हमेशा हमारा राइट साइड मूव करेगा। तो अगर ब्लॉक राइट साइड मूव करेगा तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा? अपोजिट सेंस में लगेगा ना, यानी लेफ्ट साइड फ्रिक्शन लगेगा हमारा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने एक चीज़ तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिख दिया कि द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन is on left side of the 200 Newton block. Left side of 200 Newton block. ये तो हमने लाइक अपने जनरल फिगर को एनालाइज करके लिख दिया, राइट। सो एक तो आंसर आ गया। अब हमसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कि इस 200 न्यूटन पे कितना इसका मैग्नीट्यूड लगेगा, राइट। और आप देख सकते हो कि एक ही स्ट्रिंग से हमारा ये जो 200 न्यूटन है और ये जो डब्ल्यू एक ही स्ट्रिंग से अटैच है, राइट। हाँ, एक ही स्ट्रिंग से अटैच है, कुछ बोला नहीं गया है कि दो अलग अलग स्ट्रिंग है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि एक ही स्ट्रिंग से अटैच है, राइट। तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देता है ना कि ये जो हमारा ब्लॉक है ये इस स्ट्रिंग से अटैच है, फिर ये वाला जो ब्लॉक है ये हमारा दूसरा स्ट्रिंग से अटैच है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला। तो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो दोनों ब्लॉक है ये हमारे सेम टेंशन है ना, सेम स्ट्रिंग है। सो अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं इस 200 वाला जो 200 न्यूटन का जो बॉक्स है, ये हमारा बॉक्स हुआ, राइट। इसका अगर मैं एफ बनाऊँ तो ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नीचे की तरफ क्या लगेगा? एम जी कॉस थीटा, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 37 डिग्री। और इधर क्या लग जाएगा? एम जी साइन 37। समझ रहे हो ना, इंक्लाइन प्लेन का सिस्टम है। और जब ये ब्लॉक, है ना, जब ये ब्लॉक आगे मूव करेगा, है ना, जब ये ब्लॉक आगे मूव करेगा तो इसके एक लेफ्ट साइड में क्या होगा? लेफ्ट साइड में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, कुछ इस तरीके से, राइट। ठीक है। और ये ब्लॉक पे एक राइट साइड क्या लगेगा? टेंशन लगेगा, टी, इस तरीके से। ठीक है, सो ये हमारा 200 न्यूटन का ब्लॉक है, 200 न्यूटन का। ठीक है, तो इसका मैंने एफबीडी कुछ इस तरीके से बनाया, ठीक है, रफली। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्सेस को रिजॉल्व करूँ, है ना, यहाँ पे अगर मैं फोर्सेस को रिजॉल्व करूँ तो देखो यहाँ पे जो सिंपली हमें यहाँ क्या पता चला कि एन की वैल्यू कितनी हो गई? एम जी कॉस 37 की इक्वल हो गई, राइट। और यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई? एम जी साइन 37 प्लस स्मॉल एफ, राइट, है ना। और यहाँ से आप चाहो तो डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो। ये देखो, अगर मैं, ये तो समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ से मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ ना, इस डब्ल्यू फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ हैंगिंग विद डब्ल्यू बना रहा हूँ। एफ बी डी ऑफ
हैंगिंग विद डब्ल्यू, क्योंकि वो भी तो एक है ना, वो भी तो एक वेट है, तो उसका भी तो फोर्सेस होगा ना उस पर। तो इसका अगर मैं बनाऊँ तो ये हमारा डब्ल्यू हुआ, है ना। इसके ऊपर एक हमारा टेंशन लग रहा होगा, सेम टेंशन जो हमारा 200 न्यूटन वाले ब्लॉक पे लगा, और नीचे एक हमारा इस पर m2g लग रहा होगा। यानी टेंशन की जो है से वैल्यू हो गई डेट इज़ m2g। तो ऐसे टेंशन कितना हो गया, 220 न्यूटन। ठीक है, एक बार में आंसर आ गया यहाँ से। देखो अब कुछ नहीं, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, दिस इज 220 न्यूटन, है ना। आपने यहाँ से हैंगिंग में डब्ल्यू से निकाल दिया टेंशन की वैल्यू 220 न्यूटन। तो यहाँ पे अगर आप पुट कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा 220 इज इक्वल्स टू एम जी। एम जी की वैल्यू कितनी थी उसके लिए, 200 थी, 200 इंटू साइन 37। अब 37 डिग्री का ट्रायंगल आपको मैंने बताया था यार, अगर याद हो तो। 37 डिग्री में आपका ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3, है ना, ये हो गया परपेंडिकुलर। साइन 37 इज क्या, पी बाई एच, यानी 3/5 हो गया ना इसका वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो गया 3/5 और प्लस एफ, है ना। सो यहाँ से आंसर कितना आ गया, ये हो गया हमारा 40 इंटू 3 120, दिस इज 220 माइनस 120 इज इक्वल्स टू एफ। यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 100 न्यूटन। एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 100 न्यूटन, है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ से अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछता आपसे तो क्या आप निकाल पाते, ये बताओ। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर मैं पूछता, लेट से मैं आप एक दूसरा पार्ट पूछता हूँ इस क्वेश्चन का, है ना, दूसरा पार्ट पूछता हूँ, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड म्यू, ऐसे कर लेते ना, म्यू एस या म्यू के, कुछ भी बोलो, म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तो आपको पता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन है। फ्रिक्शन होता किसके इक्वल है, म्यू एन के इक्वल होता है। म्यू एन की वैल्यू 100 है, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/n। अब यहाँ से n निकालना पड़ेगा, n। तो n देखो, n कहाँ से निकालोगे, तो n के लिए आपको मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन बताया, n इज इक्वल्स टू एम जी कॉस 37, है ना। तो ऐसे सिंपली लिख दो, म्यू इज इक्वल्स टू 100 अपॉन एम जी कॉस 37। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 100, और एम जी कौन सा एम जी था, एम जी ये वाला था ना, हैंगिंग ब्लॉक वाला, नहीं हैंगिंग नहीं, ये वाला जो इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया, ये वाले ब्लॉक था ना एम जी। ये तो इसकी वैल्यू 200 थी। सो दिस इज 200 इंटू कॉस 37 की वैल्यू इस ट्राइंगल से देख के बताओ कितनी होगी, कहाँ गया, हाँ, कॉस 37 की वैल्यू हो जाएगी 4/5, है ना। तो इंटू 4/5 इंटू 4/5, तो 5 को मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। सो बताओ ये कितना हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, दिस इज 5/8, 5/8। इसे सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 0.6 के आसपास ना, 0.6 अप्रॉक्सीमेटली, म्यू इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते थे, इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते थे, राइट। ठीक है, चलो अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, ये करो, ये भी ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी करो इसे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 ब्लॉक्स ऑफ इक्वल वेट, चलो बहुत अच्छा, वेट इक्वल है, आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग as shown, okay, 2 blocks of equal weight are connected by a string as shown. If the blocks slide with constant velocity, find the coefficient of kinetic friction. ठीक है, राइट। सो देखो, लेट्स इमेजिन कि, है ना, हमने यहाँ पे क्या इमेजिन किया, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं हमारी आसानी के लिए। तो हमने कहा लेट the name of the block on inclined plane be A. Let the name of block on inclined plane
बी ए, ऑलराइट। और यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ, लेट द नेम ऑफ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, बी, कैपिटल बी, है ना। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू वेट ऑफ बी, है ना। ये हमें दिया हुआ है कि वेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू वेट ऑफ बी, राइट। सो अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बनाते हैं एफ बी डी ऑफ ए, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। चलो एफ बी डी ऑफ ए, तो ए कौन सा ब्लॉक है जो कि इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, राइट। सो देखो हमारा ए कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन पे मान लेते हैं, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, है ना। और हमारा जो ए है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, राइट। सो ए के ऊपर तो सबसे पहले ऊपर में क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, इंक्लाइन प्लेन का सवाल है। नीचे क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा, है ना। इधर क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा, राइट। और देख सकते हो कि अगर ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होगा, नीचे किधर, ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक आपको, ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक आपको इस तरफ स्लाइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड ब्लॉक जब स्लाइड होगा तो क्या होगा, आपको इस तरफ एक फ्रिक्शन आएगा, राइट, है ना। इस तरफ क्या आएगा, एक फ्रिक्शन आएगा, या फिर आप मान लो ना, ऐसे आप मान लो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में डायरेक्शन ही स्पेसिफाई किया है कि किधर, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो मान लेते हैं ना कि ब्लॉक जो है, हाँ यस, मान लेते हैं कि जो हमारा ब्लॉक है, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया तो अपने मन से मान लेते हैं कि जो हमारा ब्लॉक है ना, हमारा जो ब्लॉक है वो पुली से अटैच है। लेट से हमारा ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, है ना, इस तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट करेगा, इस तरफ एक्ट करेगा, राइट। तो ये हमने मान लिया, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं था तो हमने मान लिया क्योंकि पुली का डायरेक्शन था। तो देखो ये जो ब्लॉक है हमारा, राइट, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में एक लेफ्ट के साइड एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F, और एक राइट साइड इस पर टेंशन लग जाएगा T, है ना जी। देखो ध्यान से देखना, राइट। ये हो गया हमारा एफ बी डी ऑफ ए। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, सो ये आ रहा है n इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, कितना है यहाँ पे, थीटा है 30 डिग्री, राइट, एम जी कॉस 30। और यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो t इज इक्वल्स टू एफ प्लस एम जी साइन 30, ठीक है। अब देखो मुझे t निकालना पड़ेगा, है ना, t निकालना पड़ेगा, राइट। ठीक है। तो ये हमने, क्योंकि अब देखो यहाँ से हम कुछ नहीं निकाल सकते, इस ब्लॉक का एफ निकाल के, एफ बना के बेसिकली हम लोग कुछ नहीं निकाल सकते, क्योंकि ना ही हमें यहाँ पे एन पता है, ना ही यहाँ पे टेंशन पता है, और एफ तो निकालना ही है हमें, राइट। सो टी निकालने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एफ ऑफ ब्लॉक बी बना रहा हूँ, यहाँ पे एफ ऑफ ब्लॉक बी। किसी भी चीज़ में अगर आप फंस जाओ ना, मान लो आप किसी चीज़ का पर्टिकुलरली एफ बना रहे हो और वहाँ से आपको कुछ पता नहीं चल रहा, तो सीधे दूसरे ब्लॉक के एफ पे जाओ। तो ब्लॉक बी में अगर देखोगे तो सेम, है ना। ब्लॉक बी में अगर देखोगे तो हाँ, ब्लॉक बी में आपको सेम एक लेफ्ट साइड क्या होगा, टेंशन लगेगा, राइट। ठीक है, ब्लॉक बी में आपको राइट साइड मूव कर रहे हैं ना, आप राइट साइड मूव करा रहे हो तो ऊपर एक नॉर्मल लग गया, ठीक है। देखो 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 ऐसे होगा एफ ऑफ ब्लॉक बी में, ये हमारा ब्लॉक बी रहा, ठीक है। इसके एक ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा,
मान लेते हैं N2 या N1, या फिर जो मानना है N मान लो इसे, चलो हटाओ N मान लो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन दोनों में सेम ही रहेगा ना, क्योंकि वेट दोनों का सेम है ना। N लगेगा, नहीं 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 सेम नहीं लगेगा, माय बैड, सेम नहीं लगेगा कि यहाँ पे mg पे डिपेंड कर रहा है ना, हाँ इसे तो N1 मानो आप, N1 मानो, ठीक है N1 मानो। और यहाँ पे भी N1 ही लिखो, क्योंकि दो अलग अलग नॉर्मल है यहाँ पे, वेट सेम है लेकिन एंगल सेम नहीं है ना। यहाँ पे मान लो N2 लगा इस पे, है ना, नीचे लग गया हमारा इस पे mg राइट, और इधर लग गया हमारा इस पे टेंशन, वही सेम टेंशन लगेगा यहाँ पे T, और इधर लग गया हमारा फ्रिक्शन, क्योंकि इधर मूव करा रहे हो ना, टेंशन किधर लगेगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने विडी इसका तो सही बनाया ना ए का, नहीं यार यहाँ पे ना एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ना देखो गड़बड़, ऐसे ही गड़बड़ होता है, ठीक है, ऐसे ही गड़बड़ होता है, क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है यहाँ पे कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखो अगर हम लोग मान लेंगे ना कि इस डायरेक्शन में राइट साइड मूव कर रहा है, तो ये पूरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है लेफ्ट साइड मान करके, अब बताओ हमें कैसे पता चलेगा, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, मैंने क्या माना, मैंने ये माना कि ब्लॉक, दोनों ब्लॉक राइट साइड मूव कर रही है, राइट, मैंने ये मान के सॉल्व किया, तो मैंने वीडियो उसी के अकॉर्डिंग बनाया। लेकिन क्वेश्चन में ये माना गया है कि ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है, बताओ, ठीक है, पूरा वीडियो हमारा यहाँ पे गलत हो गया। यही सब छोटी छोटी चीज़ के कारण यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, इस तरफ अगर मूव करेगा तो इधर तो हमारा mg sin 30 लगेगा ही, इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा और इस तरफ टेंशन लग जाएगा, ये समझ में आया। ऊपर हमारा नॉर्मल रिएक्शन N1 लगेगा, और एक ऊपर की तरफ हमारा नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगा विच इज mg cos 30। तो यहाँ पे t प्लस एफ इज इक्वल टू mg sin 30 लिखना चाहिए, राइट। यहाँ पे t प्लस एफ इज इक्वल टू mg sin 30 लिखना पड़ेगा, t प्लस एफ इज इक्वल टू mg sin 30 ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी देख लेते हैं, यहाँ पे N1 इज इक्वल टू mg cos 30 एकदम सही है, ठीक है। और अगर यहाँ पे अब आओगे एफ बी डी ऑफ ब्लॉक बी में, दिस इज ब्लॉक बी का एफ बी डी, तो ब्लॉक बी अगर इस तरफ हम लोग मूव करवा रहे हैं ना, पूरा इधर इधर ही चल रहा है, नहीं लेफ्ट साइड चल रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड अगर चल रहा है सारा सिस्टम हमारा, हमने माना है कि सिस्टम इज मूविंग लेफ्ट साइड, स्लाइडिंग ऑन लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड चलेगा, तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन N2 लग जाएगा, नीचे नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी नीचे लग जाएगा हमारा mg, है ना, इधर हमारा लग जाएगा टेंशन T, और इधर इस बार हमारा फ्रिक्शन लग जाएगा F, सेम ही फ्रिक्शन लगेगा ना, सरफेस तो सेम ही है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा इस बार, ठीक है। सो अगर यहाँ पे इसका फिगर ध्यान से देखो तो N2 इज इक्वल्स टू mg मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और T इज इक्वल्स टू F, सही लिखा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा मैं सॉल्व करता हूँ इसे, तो अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ तो यहाँ से N2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, mg के इक्वल आ गई, और टेंशन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, F के इक्वल आ गई, है ना। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे अब काम करो, टेंशन की वैल्यू को F के इक्वल कर दो, तो 2F इज इक्वल्स टू mg sin 30, है ना। यहाँ से F की वैल्यू कितनी आ गई, mg sin 30/2, mg sin 30/2, और हमारा F किसके इक्वल होता है, म्यू एन के इक्वल होता है। हमें कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछ रहा है ना, जस्ट जो क्वेश्चन देखने दो, हाँ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछ रहा है, यानी म्यू का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ठीक है।
तो काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू के आ जाएगा, म्यू के टाइम्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू है ना। तो एन की वैल्यू यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे कौन सा एन लेंगे ये बताओ। हम्म, तो यहाँ से हम्म यहाँ से अगर मैं एन की वैल्यू को जस्ट अ सेकंड, मेरे को इस क्वेश्चन को ज़रा देखने दो। यहाँ पे ना क्वेश्चन में यार कुछ मेरे को गलती पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है। यहाँ पर तो लाइक मैंने सब कुछ सही किया है। टेंशन की वैल्यू एफ प्लस एम जी साइन 30 हुआ। हम्म, अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ गलती हो गई देखो। यहाँ ये हमने कैसे लिख दिया, ये हमने कैसे लिख दिया। यहाँ पे दो अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन है ना भाई। हाँ अब समझ में आया। मैं यहाँ पे सिंगल एक नॉर्मल रिएक्शन लेके चल गया, ठीक है। सो ये था हमारा टी प्लस एफ इज इक्वल्स टू एम जी साइन 30, राइट। और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे तो दो अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे ना ब्लॉक पे, क्योंकि वेट अलग अलग है। एक पे कॉस 30 का एंगल लग रहा है और एक हमारा एम जी लग रहा है। तो यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे टेंशन की वैल्यू को एफ, यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू एन टू ना। हाँ, म्यू इंटू एन टू, और एन टू की वैल्यू कितनी है, एम जी, म्यू एम जी हो जाएगी यार यहाँ पे, म्यू एम जी, राइट। दिस विल बी म्यू एम जी। अब यहाँ पे मैं, हाँ, यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू है दिस इज म्यू एम जी, म्यू के एम जी बेसिकली, म्यू के एम जी, ये भी म्यू के होगा, नॉट म्यू, दिस इज म्यू के एम जी, है ना। और एफ की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन, ये वाले केस में जो फ्रिक्शन है ना, ये वाले केस में जो फ्रिक्शन है दिस इज म्यू के इंटू एन वन, विच इज म्यू के एम जी कॉस 30 प्लस म्यू के एम जी कॉस 30 इज इक्वल्स टू एम जी साइन 30। अब आया, ये होगा हमारा, यस। अब यहाँ से अगर मैं म्यू के कॉमन ले लेता हूँ, सो दिस इज एम जी साइन 30 अपॉन म्यू के कॉमन लिया ना। एक काम करो, एम जी को यहाँ से हटा दो, क्योंकि एम जी तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड एम जी कॉमन लेके राइट साइड से कैंसिल कर दो, तो एम जी यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा। एम जी को यहाँ से हटा देते हैं, राइट। सो सिंपली जो आंसर आ गया, दिस इज साइन 30 अपॉन 1 प्लस कॉस 30, साइन 30 अपॉन 1 प्लस कॉस 30।
साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 अपॉन ये हो गया 1 + √3/2, है ना। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया 2 + √3, 1/2 + √3, 1/2 + √3। अब इसे ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दो तो हो जाएगा 2 - √3 अपॉन 2 - √3। हाँ, सो ये हो गया 2 - √3, सिंपल आंसर इसका। ठीक है, सो यहाँ पे जो म्यूके की वैल्यू आ रही है दिस इज 2 - √3, ये हमारा आंसर हो गया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये दो ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक के जो वेट है वो सेम थे। ठीक है, तो मैंने एक ब्लॉक को ए मान लिया, दूसरे ब्लॉक को बी मान लिया, और ये कहा गया है कि ब्लॉक स्लाइड कर रहा है ना, तो स्लाइड बेसिकली लेफ्ट साइड ही से करेगा। तो लेफ्ट साइड अगर ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो मैंने उसी अकॉर्डिंग ए का एफ बनाया, तो इस तरीके से ए का एफ निकला, है ना। मैंने ए के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको N1 बोल दिया, और बी के मैं देखो मेरे को क्या कन्फ्यूजन हो गया था ना, मेरे को ये कन्फ्यूजन हो गया कि दोनों का वेट सेम है तो नॉर्मल रिएक्शन सेम आएगा। बट यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे गलती किया, मैंने N1 = mg cos 30 लिख दिया था। तो वहीं पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, यहाँ पे मैंने गलती किया है, एन की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग आएगी, नॉर्मल रिएक्शन की दोनों ब्लॉक में अलग अलग वैल्यू आएगी, राइट। ठीक है, क्योंकि एक ब्लॉक इंक्लाइन पे था ना, और एक ब्लॉक हमारा सिंपल हॉरिजॉन्टल पे था। दूसरे ब्लॉक में हमने नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या लिखा, N2, और सिमिलरली एफ बनाया। तो यहाँ से N2 की वैल्यू में mg की इक्वल आई, है ना, और टेंशन की वैल्यू f की इक्वल आई। यहाँ पे f किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू के इंटू N2, म्यू के n होता है ना, तो N2 की वैल्यू कितनी है, mg। अब मैंने इस टेंशन को उठा करके यहाँ पे रख दिया। अब ये फ्रिक्शन तुम्हारा इसके कारण है, ये वाले ब्लॉक के कारण। तो अगर ये वाले ब्लॉक के कारण मैं फ्रिक्शन देखूँ तो ये हो जाएगा म्यू के इंटू N1, N1 की वैल्यू कितनी है, mg cos 30, यहाँ पे पुट किया, सॉल्व किया, आंसर हमारा 2 - √3 निकल के आ गया, राइट। सो ये हो गया हमारा ये पर्टिकुलर सवाल का आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे ट्राई करो, इसलिए मैं इसको लास्ट में करवा रहा था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन आपको डिसाइड करेगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ट्राई करो। कर लिया। सो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं इसको अच्छे से बता रहा हूँ एक बार, ठीक है, ध्यान से देखना। ये हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ 40 न्यूटन ब्लॉक, यानी वेट ऑफ द ब्लॉक हमें दे दिया 40 न्यूटन, विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल, एज्यूमिंग देयर इज नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग मानी फ्रिक्शन नहीं है ना, नो स्लिपिंग या फिर स्मूथ सरफेस का मतलब ये है कि फ्रिक्शन नहीं है वहाँ पे, है ना। फाइंड द, अच्छा नहीं सॉरी, नो स्लिपिंग मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मेरा दिमाग, नो स्लिपिंग मतलब कि ये जो ब्लॉक है ये मतलब जो वॉल है ना, वॉल और मतलब ऐसे समझो कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना, ये जो ब्लॉक का, वो कांटेक्ट में तो है वॉल के, बट वो स्लिप नहीं कर रहा है, मतलब खिसक नहीं रहा है, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये कहा फाइंड द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक। तो देखो वॉल है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनलेस तो वॉल होगा नहीं, इसमें फ्रिक्शन होगा, रफ वॉल होगा, है ना। नो स्लिपिंग का मतलब है कि रोलिंग नहीं होगा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होता है ना। देखो ये थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन में पढ़ना है आपको ये चीज़, ठीक है। तो ये नो स्लिपिंग का वर्ड का मतलब आप अभी मत समझो, आप बस इतना समझो कि ये जो वॉल है ये कांटेक्ट में है किसके, इस ब्लॉक के, इतना समझो, ठीक है। तो हमें पूछा जा रहा है कि मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल, यानी हमें म्यू एस की वैल्यू यहाँ से पूछी जा रही है हमसे, है ना। सो देखो क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक वॉल है, राइट। ये वॉल हुआ, यहाँ से एक हमने ब्लॉक को अटैच किया, ठीक है। इस ब्लॉक का वेट कितना है, 40 न्यूटन, ठीक है। और अ 50 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ 40 न्यूटन ब्लॉक। इस ब्लॉक पे हमने 50 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई कर दिया, F इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन का, ठीक है।
सो हमसे पूछ रहा है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक। तो देखो, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि अगर मैं इस फोर्स को हटा दूंगा, इस फोर्स के कारण ही तो ये ब्लॉक जो है स्टैटिक। आप ऐसे समझो कि आप ईंटा को लेते हो, है ना, ईंट को आप जब वॉल में से सटाते हो, तो आप अगर ईंट हाथ को हटा दोगे तो ईंटा नीचे गिर जाएगा ना, ईंटा नीचे गिर जाएगा। तो आपको कुछ स्पेसिफिक फोर्स, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ फोर्स से उस ईंट को दबा के रखना पड़ेगा, तभी तो वो ईंटा नहीं नीचे गिरेगा ना। तो वही आप ऐसे समझ लो कि आपका हाथ जो है वो 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इस ईंटे पे, जिसके कारण ये जो ईंटा है ये दीवार से चिपका हुआ है। ठीक है, अगर आप जैसे ही इस फोर्स को हटा दोगे तो क्या होगा, ईंटा नीचे गिर जाएगा, यानी ये ईंटे के नीचे हमारा एक फोर्स लग जाएगा mg विच इज़ 40 न्यूटन, है ना। ईंटे के नीचे एक फोर्स लग जाएगा mg, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 40 न्यूटन, ग्रेविटी के कारण। अब आप मुझे बताओ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, है ना, एन किसी को नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग जाएगा ना, पक्का? नहीं, गलत, यही कॉन्सेप्ट है। अब जिसने नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाया है इस ब्लॉक के, उसका कॉन्सेप्ट गलत है, बिल्कुल गलत है, राइट, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ इस ईंट पे, तो ईंट और दीवार कांटेक्ट में है ना। मैंने क्या बोला था, नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। अगर याद ना हो तो नॉर्मल रिएक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स। ये फोर्स हमेशा कांटेक्ट जब होता है तब क्रिएट होती है। तो कांटेक्ट कहाँ पे है, इस वॉल और ईंट पे है ना, ठीक है, ग्राउंड नहीं है ना ही। ये तुम देख सकते हो कि ये ग्राउंड पे नहीं है, ये ईंट। आप ऐसे समझो कि इस फिगर को अगर आप सीधा कर दो, है ना, सीधा कर दोगे तो ये ग्राउंड पे हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको वर्टिकल किया है। अगर आप इस हॉरिजॉन्टल कर दो, है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब आप ऐसे समझो ये अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ही लगेगा, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको खड़ा कर दिया बस। ठीक है, तो इस बार जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इस तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया, दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया, अगर आप 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो इस 40 न्यूटन पे, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस तरफ हो जाएगी, और इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 50 न्यूटन। समझ में आया, अगर आप 50 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन, यही होता है ना कि जब ब्लॉक ऑन ब्लॉक का वही सवाल देख लो, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, अगर बी ए पे N1 लगाता है तो ए भी बी पे N1 लगाएगा, वही हो गया। अगर आप 50 न्यूटन का ब्लॉक, अगर आप 50 न्यूटन का फोर्स इस ईंट पे लगा रहे हो, तो ईंट भी आप पे दोबारा 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये कांटेक्ट में है वॉल के, राइट। सो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो गई, 50 न्यूटन। ओके, अच्छा, अगर मैं इस फोर्स को हटा दूंगा तो ये जो ईंट है ये नीचे की ओर गिरेगी, और वॉल जो है वो क्या है, हमारा रफ है, तो फ्रिक्शन का फोर्स ऊपर की तरफ ऐसे एक्ट करने लगेगा, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू mg, है ना। तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, और mg की वैल्यू कितनी है, 40। तो म्यू एस इज इक्वल्स टू 40/n, एन की वैल्यू यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पर आराम से यहाँ पे लिख सकते हो म्यू एस इज इक्वल्स टू 40/50। ये कितना हो गया, 0.8, 0.8। ठीक है, सो दिस इज द आंसर टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन। देख सकते हो ये सवाल मैंने लास्ट में ही कराया, क्योंकि कंसेप्चुअली ये सवाल बहुत अच्छा था, है ना। मैं कह सकता हूँ कि 10 में से 5 या 6 बच्चों ने या फिर 7 बच्चों ने नॉर्मल रिएक्शन को ऊपर लगाया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन में देख रहे हो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऊपर लग रहा है, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उसमें जो बॉडी है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन फट से ऊपर लगा दे रहे हो। तो मैं आपका लाइक कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया था कि आप इस बार भी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा रहे हो क्या। ठीक है,
सो यस, अगर आपने ऊपर नहीं लगाया दैट मीन्स कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने ऊपर लगाया दैट मीन्स आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है अभी, और क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने का ज़रूरत है। ऑलराइट, सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन, एंड इसी के साथ हमने अपने वेक्टर एंड फोर्सेस का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्लियर कर लिया, ठीक है। सो देख सकते हो, एक क्वेश्चन हमने यहाँ किया, पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये, 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10, ठीक है। सो 10 क्वेश्चन किए, आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा तुम्हारा, ठीक है। अब हम लोग कल शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स या फिर मोशन कह सकते हो आप, मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशंस। ऑलराइट, सो या एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो ये टॉपिक करना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कल से हमारा मोशन शुरू होगा, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे इसे, ठीक है। और उसके जेईई मेंस के फिर सवाल जितने भी होंगे वो अपन करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलता हूँ मैं आपसे कल मोशन नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।